नमस्कार दोस्तों। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है आपके अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 11। तो इससे पहले तक हम पढ़ चुके थे चैप्टर, इसका पहला पार्ट पढ़ चुके थे हम। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो पहले पार्ट के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था? आप पढ़ चुके थे कि अल्कोहल और फिनॉल और तथा ईथरों के नामकरण पढ़ चुके थे, उनके भौतिक गुण पढ़ चुके थे, उनके बाद रासायनिक गुण पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हमको पढ़ना क्या था? इसके बाद हमको पढ़ना था फिनोल्स के रासायनिक गुण और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनोल के रासायनिक गुणों को। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? देखिए अभी तक हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने मेथेनॉल आदि का निर्माण पढ़ा था। तो यहाँ पर कुछ लाइन दे रखी है आपको, एक बार उसको देख लेते हैं। आपको दे रखा है कि मेथेनॉल एवं मेथेनॉल के जैविक ऑक्सीकरण से शरीर में संगत एल्डिहाइड बनते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब आप मेथेनॉल पी लेते हैं ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उससे संबंधित यहाँ पर आपको समझाया गया है किस प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि अवैध शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वही वाला जो कंसेप्ट है वो आपके यहाँ पर समझा गया है, किस प्रकार से जो नकली नकली दारू पीने से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो इससे पहले तक हम पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे पार्ट 1 वाले वीडियो को देख सकते हैं, जहां से हमने इस पार्ट 1 को स्टार्ट किया था। और पार्ट 2 वाला चैप्टर अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए मेथेनॉल एवं मेथेनॉल के जैविक ऑक्सीकरण से शरीर में संगत एल्डिहाइड बनते हैं, तत्पश्चात अम्ल बनते हैं। कभी कभी मद्य व्यसनी यानी कि दारू पीने वाले गलती से मेथेनॉल मिश्रित एथेनॉल, जिसे बीगुणित अल्कोहल भी कहते हैं, पी लेते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी जब शराब खराब हो जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, मेथेनॉल मिल जाता है। रखी रखी हुई शराब जो पुरानी हो जाती है उसमें मेथेनॉल बन जाता है। और शरीर में मेथेनॉल पहले मेथेनॉल में ऑक्सीकृत होती है। देखिए मेथेनॉल पहले बनाएगी आपके एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या बन जाएगा, मेथेनॉल में ऑक्सीकृत होती है, तत्पश्चात मेथेनोइक अम्ल में, जो कि अंधता एवं मृत्यु का कारण बन सकता है। मेथेनॉल की विषाक्तता के रोगी का उपचार तनुकृत एथेनॉल को अंत्यशिरा द्वारा प्रदान करके किया जाता है। एल्डिहाइड HCHO को अम्ल में ऑक्सीकृत करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम जल में ग्रहण कर लेता है, जिससे वृक्क को मेथेनॉल विसर्जित करने के लिए समय प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, आपके जो मेथेनॉल होता है उसको पी लेता है। तो पी लेने के बाद में क्या हो जाता है, वो व्यक्ति अंधा हो जाता है एवं उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि किसी व्यक्ति ने मेथेनॉल को पी लिया है तो उसको कैसे बचाया जाए? तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है आपको, कि जो रोगी होता है ना उसको हम तनुकृत एथेनॉल को अंत्यशिरा द्वारा उसको प्रदान कर देते हैं, जिससे वो बच जाता है। अब हम पढ़ने वाले थे वो है आपकी फिनोल की अभिक्रियाएं। फिनोल किस प्रकार से रिएक्शंस दिखाता है। तो चलिए आप उस पर स्टार्ट करते हैं, फिनोल्स की रिएक्शंस। तो देखिए फिनोल्स की रिएक्शंस में क्या आएगा, देखिए आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिनोल की अभिक्रियाएं। फिनोल का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। फिनोल को आप लिखते हैं PHOH, और इसका जो संरचना होती है आप जानते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या 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 लगा दिया जाता है, OH लगा देंगे तो ये बन जाता है आपके फिनोल। तो फिनोल की अभिक्रिया में हम स्टार्ट करते हैं। फिनोल की अभिक्रिया में दे रखा है आपको कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। देखिए फिनोलों में एरोमेटिक वाले पर होने वाली अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। क्या होती हैं आपकी, ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 के अंदर आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेंजीन वलय पर जुड़ा OH समूह से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की ओर सक्रियत करता है और आने वाले समूह को वलय में ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है, जिससे OH समूह के अनुनाद प्रभाव के कारण ये स्थितियां इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती हैं। इसके अनुनादी संरचनाओं में फिनोल की अम्लता शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई है। देखिए अब हम पढ़ेंगे फिनोल की सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित है। सबसे पहला आएगा नाइट्रोकरण, यानी कि इसके ऊपर क्या जोड़ा जाता है, नाइट्रो जोड़ दिया जाता है ऑर्थो स्थिति पर। और आप देख सकते हैं आपके ये ऑर्थो स्थिति और ये आपके पैरा स्थिति। जब फिनोल की रिएक्शन कराई जाती है आपके तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में तो आपको मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। तो देखिए निम्न ताप यानी कि 201 टन में केल्विन पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनोल के नाइट्रोकरण से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एवं पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। आपको ये बोला गया कि ऑर्थो एवं पैरा समावेवियों को बाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, और अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंधन के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भाप द्वारा वाष्पित होती है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल कम वाष्पशील होती है, क्योंकि उसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध विद्यमान होता है, जिससे अणु संगुणित हो जाते हैं। देखिए ये वाला होता है ना जो आपके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो इसके अंदर तो क्या हो जाता है, अंतराण्विक यानी कि एक ही अणु के अंदर में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा। सेकंड है कि पैरानाइट्रोफिनोल में क्या होता है, अलग अलग अणुओं के बीच में ये अणु अलग हो जाएगा और ये अणु अलग हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है अंतरा आणविक। ये होता है आंतराणविक। यहाँ पर आप देखेंगे जो शब्द है अलग अलग है। तो देखिए आपको क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर आपसे कुछ बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल 3 इलेक्ट्रॉन से यानी कि अपने NO2 समूह की उपस्थिति के कारण प्रबल अम्ल होती है। ये समूह हाइड्रोजन आयन निकलने में सहायक होते हैं। तो इस वाली रिएक्शन के लिए बोला गया है कि आपके जो
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होती है, जिसको आप पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, वो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। तो हम आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। देखिए जब आप तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल, लेकिन जब आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। और इस उत्पाद को हम सामान्यतः पिक्रिक अम्ल कहते हैं। अभिक्रिया उत्पाद की लब्धि बहुत ही कम होती है। देखिए आजकल पिक्रिक अम्ल को बनाने के लिए सर्वप्रथम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, जिससे ये फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात HNO3 के साथ अभिक्रिया द्वारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है आपके फिनॉल से ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाने की अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपके हैलोजन। देखिए फिनॉल को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा अलग अलग प्रायोगिक अवस्थाओं में अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब आपके CaCl3 क्लोरोफॉर्म अथवा CH2 जैसे कम ध्रुवीय कार्बन डाई सल्फाइड जैसे कम ध्रुवीय विलायकों निम्न ताप पर अभिक्रिया की जाती है तो मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होती है। किस प्रकार से आप देखेंगे ऐसे। देखिए क्या होता है, जब आप क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन करेंगे कार्बन डाई सल्फाइड में ब्रोमीन के साथ में, तो आपको मिल जाएगा 273 केल्विन ताप पर आपको मिल जाएगी। देखिए ब्रोमीन मुख्य तौर पर मिलती है पैरा वाली, और जो आपके ऑर्थो वाली होती है वो होती है अल्प मात्रा में। देखिए बेंजीन का सामान्य हैलोजन FeBr3 जैसे लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। एकक 10 चैप्टर नंबर 12 ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। जो हैलोजन अणु को ध्रुवित कर देता है। फिनॉल की अभिक्रिया में ब्रोमीन का ध्रुवण लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में भी संभव होता है। इसका कारण बेंजीन से जुड़े हुए समूह का वलय पर उच्च चक्रीय प्रभाव होता है। आगे बोला है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ की जाती है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है। देखिए फिनॉल की रिएक्शन आप ब्रोमीन जल के साथ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये कैसे रंग का होता है, सफेद रंग का अवक्षेप होता है, PPT होता है ये। देखिए यहाँ पर कुछ आपको सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आप एक बार इनको सॉल्व करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हम आपके समाधान के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन सबको पूछ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपके कॉल्वे अभिक्रिया। ये क्या होती है, एक नेम रिएक्शन होती है। कॉल्वे अभिक्रिया क्या होती है आप इसको समझेंगे। देखिए फिनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराने से बना फिनोक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इससे आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको मिलेगा यहाँ पर इसका सोडियम फिनोक्साइड आयन। फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और उसका सेकंड स्टेप में जल अपघटन करा देंगे अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको क्या यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसको आप बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो ये होती है आपके कॉल्वे अभिक्रिया। कॉल्वे अभिक्रिया काय के काम आती है, सैलिसिलिक अम्ल बनाने के काम आती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी वो है आपके राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है, देखिए इससे पहले तक हम पढ़ चुके हैं कि जो आपके सैलिसिलिक अम्ल होता है, सैलिसिलिक अम्ल से आप फर्दर क्या बना सकते हैं, आप एस्पिरिन बना सकते हैं, जो कि आपके एक टैबलेट की तरह गोली जो आपके अलग अलग जो रोग होते हैं उनमें काम आती है। राइमर टीमान अभिक्रिया इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है, देखिए फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ, देखिए क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह और तो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। इस अभिक्रिया को आप राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं, राइमर टीमान रिएक्शंस कहते हैं। प्रतिस्थापित मध्यवर्ती बेंजीन क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर के सैलिसिली एल्डिहाइड बनाता है। और जो आपके सैलिसिली एल्डिहाइड है ये आगे काम आता है, आपके किसके काम में आता है, पैरासीटामोल के निर्माण में ये काम आता है, आप इसको आगे देखेंगे। तो क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है क्लोरोफॉर्म और NaOH, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में NaOH के साथ में, तो इससे आपको यहाँ पर एक मध्यवर्ती मिलता है। मध्यवर्ती की फर्दर रिएक्शन NaOH के साथ कराई जाती है, जिससे आपको मिलता है यहाँ पर एक और मध्यवर्ती। फिर आप उसका जल अपघटन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा सैलिसिली एल्डिहाइड। तो आप इसका जो सूत्र है, जो आपके यहाँ पर संरचना है, आप इसको याद कर लेंगे। पेपरों में कई बार आ चुका है कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन है कि फिनॉल की यशोधरज के साथ अभिक्रिया। यशोधरज क्या होता है, जिंक चूर्ण। देखिए यशोधरज के साथ गर्म करने पर फिनॉल बेंजीन में परिवर्तित हो जाती है। यह है आपके फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ में, तो क्या होता है, जिंक को जहां पर भी ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन को करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, सूख लेता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, जिंक इसके साथ में जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगी आपको बेंजीन। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है आपके ऑक्सीकरण। देखिए फिनॉल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए फिनॉल के क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से संयुग्मित डाइकीटोन बनता है, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं।
और वायु की उपस्थिति में फिनोल धीरे धीरे गहरे रंग के क्यूनोनों के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। देखिए फिनोल का जब आप ऑक्सीकरण कराएंगे CrO3 की उपस्थिति में या फिर क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन की संरचना और उसका जो नाम है आप एक बार याद कर लेंगे। यहाँ पर कुछ पाठ्यनिहित प्रश्न दिए हुए हैं तो आप एक बार इनको सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या हो तो हम आपके समाधान के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं जो जो अल्कोहल्स वगैरह हैं उनको पढ़ के हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे की सारे अल्कोहल्स हैं वो आपके इंडस्ट्री में काम आते हैं, उद्योगों में काम आते हैं। तो औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहलों को हम पढ़ेंगे। देखिए मेथेनॉल एवं मेथेनॉल दो औद्योगिक महत्व की अल्कोहल हैं। तो औद्योगिक महत्व का मतलब होता है जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वो आपके उद्योग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथेनॉल के बारे में। मेथेनॉल को फैक्ट्रियों में किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH, जिसे आप कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। कई बार पहले आता था लेकिन आजकल नहीं आता। एक बार प्रश्न आया था कि कास्ट स्पिरिट का जो रासायनिक IUPAC नाम है वो क्या होगा, जिसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। लकड़ी के भंजक कास्पन द्वारा प्राप्त की जाती थी। वर्तमान में जो अधिकांश मेथेनॉल का देखिए लकड़ी के भंजन आसमान द्वारा प्राप्त की जाती थी। वर्तमान में अधिकांश मेथेनॉल का उत्पादन उच्च ताप एवं दाब पर जिंक ऑक्साइड और CrO3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन का हाइड्रोजन कराया जाएगा। काय की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 से 300 ATM दाब रहेगा, 573 से 673 केल्विन ताप रहेगा, जिससे आपको मिल जाएगा मेथेनॉल। देखिए मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। यह अत्यंत विषैली प्रकृति की होती है। इसके बहुत कम मात्रा में सेवन से भी अंधापन हो सकता है और इसकी अधिक मात्रा से मृत्यु भी हो सकती है। मेथेनॉल का उपयोग आप पेंट और वार्निश के लिए ब्लैक के रूप में और मुख्य रूप से फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जितनी भी आपकी जो शराब होती है, शराब के अंदर आप कभी भी मेथेनॉल को काम में नहीं लेते। CH3OH इसको काम में नहीं लेते। कारण क्या होता है, ये होता है जहरीला। जैसे ही व्यक्ति इसको पीता है तो वो शरीर के अंदर चला जाता है और शरीर में जाकर के वो बना लेता है आपके बना लेता है मेथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, COOH, ये बना लेता है आपके मेथेनॉल। जब ये मेथेनॉल बनता है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति इससे एक तो अंधा हो जाता है और अंधा होने के साथ साथ उसका जो यकृत होता है वो क्या होता है, यकृत को ये अंडे की तरह का कर देता है, उबाल देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अंततः। इसलिए क्या होता है, जहरीली शराब पीने से व्यक्ति इसी वजह से मरता है क्योंकि जहरीली शराब के अंदर आपके क्या पाया जाता है, मेनली पाया जाता है आपके मेथेनॉल। अब हम पढ़ने वाले हैं एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल क्या होता है, क्या क्या इसकी रिएक्शंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एथेनॉल होता है C2H5OH को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है शर्करा के किण्वन से। तो शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की यह विधि सबसे पुरानी आप सब लोग जानते हैं। गन्ना होता था, गन्ने की सहायता से क्या किया जाता था, आपके दारू बनाई जाती थी जिसको आप एथेनॉल कहते हैं। मोलेसेज सीरे या फिर गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज दोनों का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 है, उसमें परिवर्तित कर लिया जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज को ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इन्वर्टेज, देखिए नाम क्या है इसका, इन्वर्टेज, इन्वर्ट कर देगा। तो सुक्रोज को क्या कर देगा आपके, ये बदल देगा आपके ग्लूकोज में और फ्रैक्टोज में। दोनों का सूत्र हालांकि सेम है लेकिन इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फिर क्या होता है, जाइमेज एंजाइम क्या करता है, जाइमेज एंजाइम इनको क्या कर देता है, आपके एथेनॉल में बदल देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाती है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि शराब बनाने के लिए अंगूर शर्करा, जिसको आप बोलते हैं द्राक्ष शर्करा, जिसको आप देखिए अंगूर को बोला जाता है द्राक्ष शर्करा, तथा ईस्ट का स्रोत होते हैं। जब अंगूर पक जाते हैं तो उनमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तथा उनकी ऊपरी सतह पर ईस्ट उत्पन्न हो जाती है। जब अंगूरों को कुचला जाता है तो शर्करा एवं एंजाइम संपर्क में आते हैं तथा किण्वन आरंभ हो जाता है। किण्वन अवायवीय स्थितियों में यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है। किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन किण्वन की अभिक्रिया है। हाँ देखिए आपको यहाँ पर कुछ लाइन दे रखी है, एक बार इनको पढ़ लेते हैं कि एथेनॉल के सेवन का प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। मध्यम मात्रा में निर्णय क्षमता पर प्रभाव डालती है तथा अंतर्वाता को कम करती है। अधिक सांद्रता मितली और बेहोशी लाती है। उच्च सांद्रताओं में ये स्वतः श्वसन क्रिया में भी बाधा डालती है और प्राणघातक हो सकती है। तो देखिए एथेनॉल का मतलब होता है दारू। तो दारू पीने के क्या क्या नुकसान है वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं दारू पीने के नुकसान क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। कम मात्रा में नुकसानदायक नहीं होती लेकिन अधिक मात्रा में पिएंगे तो बहुत अधिक नुकसानदायक होती है। देखिए उत्पन्न अल्कोहल की मात्रा 14% से अधिक हो जाने पर जाइमेज की क्रिया संदमित हो जाती है। यदि किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है तो वायु की ऑक्सीजन एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है, जिससे अल्कोहली पेय का स्वाद नष्ट हो जाता है। देखिए यानी कि वो दारू नहीं रहता, दारू अलग चीज रहती है और एथेनोइक अम्ल अलग रहता है।
आगे बोला है आपको कि एथेनॉल एक रंगहीन द्रव यानी इसमें कोई रंग नहीं होता, पानी की तरह रहता है, या जिसका क्वथनांक 351 केल्विन है। ये पेंट उद्योग में ब्लैक के रूप में तथा कार्बन के अनेक यौगिकों के विरजन में प्रयुक्त की जाती है। औद्योगिक एल्कोहल यानी कि सामान्य एथेनॉल को कुछ कॉपर सल्फेट रंग प्रदान करने के लिए एवं प्रीडीन दुर्गंध युक्त तरल मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। कारण क्या होता है? इस प्रक्रम को एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। आजकल एथेनॉल की अधिक मात्रा एथीन के जलयोजन द्वारा प्राप्त की जाती है। देखिए उद्योगों में क्या होता है, मजदूर लोग काम करते रहते हैं और उनको पता चल जाए कि ये दारू है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको पीने लग जाते थे पुराने जमाने में। तो फैक्ट्री मालिकों को बड़ा नुकसान होने लग गया। उन्होंने क्या किया, उसके अंदर क्या रंग मिला दिया और उसके अंदर क्या कर दिया, उसमें दुर्गंध मिला दी। तो दुर्गंध युक्त तो दारू को कोई नहीं पिएगा। उस वजह से क्या होता था, इसको बुलाया जाता है एथेनॉल का विकृतीकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके, वो है ईथर। ईथरों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए हमने अभी पढ़ लिया अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल के बारे में, फिनोल के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपके ईथर। ईथर क्या होते हैं, तो चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईथरों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ईथरों का विरचन देखिए एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा। जब आप एल्कोहल से पानी को निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा ईथर। देखिए प्रोटिक अम्ल, प्रोटिक अम्ल क्या होते हैं आपके, जिसमें H+ पाया जाए। सल्फ्यूरिक अम्ल और H3PO4 की उपस्थिति में एल्कोहल निर्जलित हो जाती है। अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन होगा अथवा ईथर। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल निर्जलित होकर एथीन देती है और 413 केल्विन ताप पर एथोक्सी एथेन मुख्य उत्पाद होता है। तो ये रहा आपके एथेनॉल। जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 443 केल्विन पर गर्म करेंगे तो आपको मिल जाएगा एथीन। लेकिन जब आप इसको प्रोटिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 413 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो आपको मिल जाएगा डाईएथिल ईथर। तो ईथर का विरचन एक द्विअणु को नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि SN2 अभिक्रिया है, जिसमें अल्कोहल अणु एक प्रोटोनियत अल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो देखिए कैसे ये अभिक्रिया SN2 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार और देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर SN2 रिएक्शंस होती है। सबसे पहले क्या होता है, H+ अटैक करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मध्यवर्ती बना लेता है। फिर क्या करता है, यहाँ से ये वापस से एक और OH पर जो आपकी एक और एल्कोहल रहता है इस पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद में आप देखेंगे ये और ये बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस से बाद में आप क्या कर लेंगे, H+ पर वापस से निकल जाता है और आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है ईथर। तब ईथर क्या काम आता है आप देखेंगे। देखिए डाईएथिल ईथर का उपयोग अंत्य श्वसन निषेधक के रूप में होता है, परंतु इसके धीमे असर एवं अप्रिय स्वास्थ्य लाभ समय के कारण इसके प्रतिस्थापन दूसरे यौगिकों द्वारा कर लिया गया है। तो ये कोई काम का नहीं है। कभी कभी आ जाता है कि अंत्य श्वसन निषेधक में पहले किसका उपयोग होता था। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ईथरों की रिएक्शंस के बारे में। देखिए अल्कोहलों का अम्लीय निर्जलन जिसमें जिसमें एल्कीन बनती है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है जो ईथर देती है। देखिए ये विधि केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथरों के विरचन के लिए प्रयुक्त होती है। एल्किल समूह अबाधित तथा तापक्रम निम्न होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया एल्कीन के बनने में सहायक होगी। जब एल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक होती है तो अभिक्रिया SN1 का पथ का अनुसरण करती है, जिसके बारे में आप कुछ कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो यानी कि ये हमारे काम की नहीं है, इतना लेवल हमारा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। आगे बोला है आपको कि तथापि द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के निर्जलन से ईथरों को प्राप्त करना असफल होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन की प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन की बजाय विलोपन होने के परिणाम स्वरूप एल्कीनें सरलता से बनती हैं। तो हम पढ़ेंगे भैया, तो आपसे बोलना है कि क्या आप समझा सकते हैं कि द्विअणुक निर्जलन एथिल मेथिल ईथर के विरचन के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको वहां पर एल्कीन भी प्राप्त हो रही है, दोनों और ईथर भी प्राप्त हो रही है, हमको चाहिए केवल ईथर। तो उसके लिए एक रिएक्शन निकली थी, वो होती है आपके विलियमसन संश्लेषण यानी कि विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या होता है, देखिए यह सम्मित और असम्मित ईथरों के बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इसको लैब में बनाया जाता है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाएगी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, इससे आपको मिल जाएगा ईथर और साथ में NaX अलग हो जाएगा। प्रतिस्थापित द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का SN2 आक्रमण होता है। तो SN2 अभिक्रिया को आप जानते हैं किस प्रकार की होती है। देखिए विलियमसन ईथर क्या था, अलेक्जेंडर विलियमसन, उनका जन्म लंदन में के स्कॉट परिवार में हुआ था। 1849 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो यहाँ पर उसके बारे में बता रखा है, साइंटिस्ट के बारे में, हमारे कोई काम का नहीं है ये। आगे आप देखते हैं, देखिए आगे क्या होती है, जो कुछ इस प्रकार से अगर आपको बोला कि अगर आप यहाँ पर 3 डिग्री जो आपके ईथर है ना उसको भी बना सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है आप एक बार देखेंगे, हमारे पास में देखिए कोई भी एल्कोक्साइड आयन होना चाहिए RONA। तो यहाँ पर क्या है आपकी R की जगह पर देखिए आप दे रखा है यहाँ पर ये, और RONA उसकी रिएक्शन कराई जाती है R' X के साथ में। तो यहाँ पर Na और X
ये मिलकर के बना लेंगे NaX और ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके NaBr। और देखिए 3 डिग्री ऐसे कैसे रहेगा, CH3OCH3। तो यहाँ पर क्या होता है, केवल तोड़ो और जोड़ो रिएक्शन है। आपको देखिए आपको बोला गया है कि अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया में विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है। यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एल्किन प्राप्त होती है एवं कोई इतर नहीं बनती। उदाहरण के तौर पर CH3ON 21 CH3 का ऑल्टर है, CBr के साथ अभिक्रिया द्वारा केवल 2 मेथिल प्रोपिन प्राप्त होती है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक 3 डिग्री ब्रोमाइड ले लेंगे आप, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप एक 1 डिग्री एल्कोक्साइड के साथ में, तो हम सोच रहे हैं कि भाई ये यहाँ से ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे NaOBr और ये जुड़ जाएंगे, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। 3 डिग्री में क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन कर करके यहाँ पर डबल बॉन्ड करके एक बेंजीन बना लेगी, मतलब एल्कीन बना लेगी। 2 मेथिल प्रोपिन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और NaBr और आपके जो अल्कोहल है वो अलग प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि एल्कोक्साइड न केवल नाभिक रागी होते हैं, अपितु प्रबल क्षारक भी होते हैं। वे एल्किल हैलाइडों के साथ विलोपन अभिक्रिया करते हैं। इस विधि से फिनोलों को भी ईथरों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें फिनोल का उपयोग फिनोक्साइड अर्धांश यानी कि मोएटी के रूप में होता है। देखिए क्या होता है, फिनोल की रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ में, इसको मिल जाएगा आपको सोडियम फिनोक्साइड, फिर उसकी रिएक्शन वापस से RX में करा देंगे, आपको वापस से ईथर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया किस प्रकार से आपको ईथर प्राप्त की जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे ईथरों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है किस प्रकार का उनका रंग होता है, कैसी गंध होती है, वो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं। तो चलिए अब हम ईथरों के भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं। ईथर में कार्बन एवं ऑक्सीजन आवन ध्रुवीय होते हैं, अतः ईथरों का नेट द्विध्रुवा गुण होता है, यानी कि ये अध्रुवीय नहीं होते। ईथरों की अल्प ध्रुवता उनके क्वथनांकों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केनों के क्वथनांकों के समान होते हैं, परंतु वे अल्कोहलों के क्वथनांकों से बहुत कम होते हैं। कारण क्या होता है, अल्कोहल क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, जैसा कि निम्नलिखित स्थितियों में दर्शाया गया है। नॉर्मल पेंटेन, एथोक्सी एथेन और ये आपके ब्यूटेन बनोल। देखिए इसका द्रव्यमान है 3, क्वथनांक है 309.1 केल्विन, 307.6, 390 केल्विन। कारण क्या होता है, यहाँ पर होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाँ आप देख सकते हैं, ये रहा आपके एक अल्कोहल के बीच में कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे इसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। देखिए अल्कोहलों में मीथनों के क्वथनांकों में अधिक अंतर का कारण है अल्कोहलों में हाइड्रोजन आबंधों की उपस्थिति है। हाँ आप देखेंगे आगे कि ईथरों की जल में मिश्रणीयता समान आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहलों से सदृश होती है। एथोक्सी एथेन एवं ब्यूटेन बनोल दोनों ही जल में लगभग समान रूप से मिश्रणीय होते हैं, अर्थात 100 ml जल में क्रम से 7.5 ग्राम तथा 9 ग्राम है, जबकि पेंटेन जल में अमिश्रणीय है। क्या आप इस प्रेक्षण को समझा सकते हैं? कारण क्या होता है, देखिए ईथर के अंदर पाई जाती है ऑक्सीजन और जल में क्या होती है हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, उसकी वजह से ईथर जल में घुल जाते हैं। और देखिए आपके मेथेनॉल और एथेन जो आपके अल्कोहल होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जल के साथ, इसलिए घुल जाते हैं। लेकिन आपके जो पेंटेन होगा उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो जल में नहीं घुलेगा। इसका कारण यह है कि अल्कोहलों की भांति ईथरों का ऑक्सीजन परमाणु भी जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपके क्या है, आपके ये है आपके ईथर ROR और ये जल के साथ में हाइड्रोजन आबंध बना रहा है। ईथरों में कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कार्बन एवं ऑक्सीजन आबंध का हम विदलन कर रहे हैं। देखिए ईथर प्रकार्यात्मक समूहों में सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ईथरों के कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइडों के आधिक्य में होता है। डाई एल्किल ईथर की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे HX के साथ में, तो आपको मिल जाएगा RX प्लस ROH। ROH फर्दर रिएक्शन करेगा HX के साथ में, तो आपको मिल जाएगा RX प्लस H2O। तो आप पूरी की पूरी रिएक्शंस को लिखेंगे तो आपको देखिए 1 मोल और ये 2 मोल RX प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आपको एरिल ऑक्सीजन आबंध के अधिक स्थायी होने के कारण एल्किल एरिल ईथर का एरिल ऑक्सीजन आबंध विदलित होता है। सभी क्रिया से फिनोल एवं एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए एरिल ईथर की रिएक्शन कराएंगे HX के साथ में, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर मिलना चाहिए RX और यहाँ पर क्या होता है आपके प्राप्त होता है ROH। तो ROH की जगह यहाँ पर मिल जाएगा फिनोल और यहाँ पर मिल जाएगा RX। दो विभिन्न एल्किल समूहों वाली ईथर भी इसी प्रकार से बदलित होगी, ROR' प्लस HX, RX प्लस R'OH। हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से होगा, सबसे ज्यादा HI HBr और उससे कम है Cl। ईथरों का विदलन सांद्र HI अथवा HBr द्वारा उच्च ताप पर होता है। जब इनमें से एक एल्किल समूह तृतीयक समूह होता है तो तृतीयक हैलाइड प्राप्त होती है। सीधी सी बात है, अगर आपको यहाँ पर तृतीयक समूह प्राप्त होगा तो हैलाइड प्राप्त हो जाएगी, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा प्राथमिक। अब इसकी जो क्रियाविधि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रियाविधि कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए क्रियाविधि को आप देखेंगे तो आप पता लगाएंगे कि कौन सा समूह अल्कोहल बनाएगा और कौन सा समूह आपकी ईथर बनाएगा। तो यहाँ पर जो क्रियाविधि होती है वो आपके SN2 अभिक्रिया करती है, आप देख लेंगे यहाँ पर।
तो एक बार आप इसको देख लेंगे क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। मेनली आपको यहाँ पर याद रखना है कि SN2 अभिक्रिया होती है, इसका जो पहला चरण होता है वो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का होता है। चरण सेकंड होता है, चरण सेकंड में क्या होता है, नाभिक रागी एक अच्छा नाभिक आयोडाइड मतलब आयोडाइड एक अच्छा नाभिक रागी है, तो क्या होता है वो वहां से जाता है, उसको देखेंगे। और तीसरा चरण देखेंगे तो आपको बोलेंगे कि सभी क्रिया के चरण 2 में निष्कासित होने वाले OCH3 समूह के निष्कासन से अधिक स्थायी कार्बोकैटायन CH3 का अल्टर C+ का बनना, जिससे अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी ना, जब आपके 3 डिग्री आ जाएगा तो वो हो जाएगी आपके SN1 अभिक्रिया द्वारा संपन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके कि एनिसोल में ईथर के प्रोटॉन द्वारा मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन यानी कि C6H5O+ CH3 ये बनता है। फेनिल समूह के कार्बन की sp2 संकरण अवस्था तथा OC6H5 समूह के आंशिक द्विआबंध अभिलक्षण के कारण OCH3 का आबंध OC6H5 आबंध की तुलना में दुर्बल होता है, इसलिए I- आयन का आक्रमण OCH3 आबंध को तोड़कर CH3I बनाता है। फिनोल पुनः अभिक्रिया करके हैलाइड नहीं देते क्योंकि फिनोल का sp2 संकरित कार्बन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शा सकता है, जो कि हैलाइड में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित ईथरों को HI के साथ गर्म करने से प्राप्त मुख्य उत्पाद दीजिए। देखिए यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट वो ये है कि कौन सी जगह पर आपको RI प्राप्त होगा और किसका आपको ROH प्राप्त होगा, यानी कौन हैलाइड बनाएगा और कौन एल्कोहल बनाएगा, ये डिसाइड करना ही यहाँ पर जो मेन है जो इन अभिक्रियाओं के अंदर वही यहाँ पर मेन काम है। तो आप पहली वाली रिएक्शन को देखेंगे, आप जब आप इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो आप सोचेंगे कि आपके मतलब एल्कोहल यहाँ पे बनेगा या यहाँ पर बनेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है आयोडाइड। लेकिन जब आप इस वाली रिएक्शन को तोड़ेंगे, आप यहाँ से मान लीजिए इसको तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ें या फिर यहाँ से तोड़ें, कहाँ से तोड़ें, तो आप पाएंगे इसके अंदर देखिए यहाँ पर बन रहा है आपके आयोडाइड बन रहा है 3 डिग्री पर। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपकी कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्या होता है, देखिए एल्कोक्सी समूह OR ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है तथा यह फिनोल के OH समूह के समान एरोमेटिक बल को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय करता है। तो आप देख सकते हैं जब फिनोल की रिएक्शन होती है उसी प्रकार से इसको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय कर देता है। आप देख सकते हैं आपके एक माइनस है ऑर्थो पर, एक है आपके पैरा पर, तो ऑर्थो पैरा स्थिति पर यहाँ पर इसके माइनस आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका हैलोजनन, यानी कि हैलोजन का योग होता है आपके हैलोजनन। देखिए फेनिल एल्किल ईथर बेंजीन वलय में सामान्यतः हैलोजन अभिक्रियाएं देता है। उदाहरण के तौर पर एनिसोल का ब्रोमीनन एथेनोइक अम्ल में घुली ब्रोमीन द्वारा आयरन थर्ड ब्रोमाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी होता है। ऐसा मेथोक्सी समूह द्वारा बेंजीन वलय के संक्रमण के कारण होता है। इसमें पैरा समवायवी की लब्धि 90% होती है। देखिए एनिसोल की रिएक्शन कराएंगे एथेनोइक अम्ल में Br2 के साथ में, तो आपको मिलेगा पैरा और तो ब्रोमो एनिसोल। तो आप देखेंगे पैरा वाला क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है, ये वाला होता है अल्फा उत्पाद। सेकंड है आपके फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं, ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। एनिसोल फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं देता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड तथा एसिल हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा एल्किल तथा एसिल समूह ऑर्थो तथा परिस्थितियों पर प्रवेश करते हैं। तो क्या होता है, आप क्या करते हैं ऑर्थो एवं परिस्थितियों पर आप क्या कर दोगे, समूह को जोड़ दोगे। ऑर्थो वाला यहाँ पर मिलेगा अल्फ, यहाँ पर जो पैरा वाला उत्पाद होगा वो बन जाएगा आपके मुख्य उत्पाद। और देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हो जाता है मुख्य उत्पाद, ये हो जाते हैं आपके अल्प उत्पाद। अब पढ़ेंगे नाइट्रोकरण क्या होता है, नाइट्रोजन का ये होता है नाइट्रोकरण। देखिए एनिसोल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के साथ अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण देता है। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं पैरा वाला होगा मुख्य, ऑर्थो वाला होगा अल्फ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्थो वाला अल्फा उत्पाद होगा, पैरा वाला होगा मुख्य उत्पाद। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कुछ पाठनीय प्रश्न दे रखे हैं, आप एक बार इनको सॉल्व करेंगे। यदि कोई समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में यदि आपको वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है उस पर उसको लिख करके कमेंट करके पूछ सकते हैं जहां पर आपको दिक्कत आ रही है, तो हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ हैं। तो यहाँ पर कुछ पाठनीय प्रश्न दे रखे हैं, यदि हम उनको यहाँ पर इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे हैं, अगर हम उनको सॉल्व कराएंगे तो जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो क्या ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा पूरा की पूरा चैप्टर था आपके अल्कोहल फिनोल एवं ईथर संपन्न हुआ। तो अल्कोहल पढ़ा था सबसे पहले हमने, उसके बाद हमने पढ़ा था फिनोल, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ईथर। तो अल्कोहल फिनोल एवं ईथर संपन्न हुआ। तो सबसे पहले अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ी थी, उसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन, फिर उसके बाद फिनोल के फॉर्मेशन की रिएक्शन, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद ईथर के साथ पढ़ा था। तो देखिए हम किसी भी जो चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके अंदर कोई भी कंपाउंड आता है, मान लीजिए आपने हेलोएल्केन पढ़ा, तो हेलोएल्केन के अंदर आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि उसका जो उपयोग होता है, पहले इतिहास के बारे में समझाया जाता है आपको कि पहले इसको कहाँ पर उपयोग में लिया जा रहा था, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, उद्योगों में कहाँ पे काम आता है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको इंट्रो दिया जाता है।
इंट्रो के बाद में क्या बताया जाता है, उसके क्या क्या बताया जाता है, उसका नामकरण पढ़ते हैं हम। नामकरण किस प्रकार से दिया जाता है, सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं उसके क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि उसके निर्माण की रिएक्शन किस प्रकार से होती है। तो विरचन की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। विरचन अभिक्रियाओं के बाद में हम पढ़ते हैं उसके भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म के बाद में हम पढ़ते हैं उसके जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना। भौतिक गुणधर्म आप सभी लोग जानते हैं, क्वथनांक गलनांक किस प्रकार से वो चेंज होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, हाँ विभिन्न प्रकार के यौगिक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एल्किल हैलाइड पढ़ा, तो एल्किल हैलाइड अल्कोहल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, जल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, अम्ल के साथ कैसे करेगा, क्षार के साथ कैसे करेगा, कीटोन्स के साथ कैसे करेगा। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका औद्योगिक औद्योगिक या फिर घरेलू उपयोग क्या होता है, उसके अंदर उस उपयोग को पढ़ते हैं। उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मानव सभ्यता को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, पुराने जमाने में क्या होता था, आज के जमाने में क्या होता है। तो सारे के सारे ऑर्गेनिक के जो चैप्टर होते हैं ना, उनमें ये वाली जो प्रोसेस है ना फॉलो की जाती है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करें, अगर आपके पास में जितने भी टॉपिक आप उनको बांट लें। मान लीजिए एल्किल हैलाइड, उसके बाद एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, उसके अलावा आप देख सकते हैं अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आ जाएगा आपके फिनॉल, फिनॉल के बाद आ जाएगा ईथर, ईथर के बाद आ जाएगा आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो सबके अंदर सेम प्रोसेस है। तो आप देखेंगे मुश्किल से जो आपकी ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस है ना, वो बहुत ही कम रिएक्शन है। मुश्किल से 10 से लेकर के 12 कंपाउंड है आपके पास ऑर्गेनिक में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका नामकरण, नामकरण के बाद विरचन की अभिक्रिया है, उसके भौतिक गुणधर्म, भौतिक के बाद रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के बाद उनके जो उपयोग होते हैं उसको देखना है। इस प्रकार से पूरा की पूरा चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। उसके बाद आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा की पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो और अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी भी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, आप वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हमेशा रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।